नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको विश्व बैंक के बारे में बताऊंगा कि विश्व बैंक क्या है, विश्व बैंक कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, विश्व बैंक का कार्य क्या है प्रमुख, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीसीएस की एग्जाम हो, बीपीएससी हो, या किसी एसएससी एग्जाम को आप अटेंड कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो, या फिर वो किसी एसआई एग्जाम को आप कंप्लीट कर रहे हो, वो सारी एग्जाम में जो है तो आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में डिटेल से पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए हम उसके बारे में शुरू करते हैं कि वर्ल्ड बैंक क्या है, कैसे इसके बारे में। विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक जो है वो मुख्यतः 5 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समूह है। क्या है? 5 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समूह है जिसका मुख्य कार्य है कि विश्व के गरीब देशों या अल्प विकसित देशों को विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, इसकी स्थापना के बारे में हम देख लेते हैं। देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। इसकी स्थापना 1945 में की गई। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो 1944 में हुआ था, उसके समझौतों के आधार पर। ठीक है, और यह जो है अपना कार्य प्रारंभ किया था 1946 से। विश्व बैंक जो है वो आईएमएफ की जैसे ही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का उत्पाद है, इसीलिए इसको जुड़वा संगठन भी कहा जाता है। किसको किसको कहा जाता है जुड़वा संगठन? याद रखिएगा, विश्व बैंक को और आईएमएफ को जुड़वा संगठन कहा जाता है। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, यूएसए में। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो डेविड मालपास हैं, ये यूएसए के ही हैं। ट्रंप ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया था और जीते हैं। इसके वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या है 189, 189। अब हम देखते हैं सदस्यों के बारे में। बार बार ये पूछा जाता है कौन सा राष्ट्र आईएमएफ का सदस्य होगा और कौन सा नहीं होगा, कौन सा वर्ल्ड बैंक का होगा, कौन सा नहीं होगा। तो देख लीजिए, यदि कोई राष्ट्र आईएमएफ का सदस्य बना तो वह स्वाभाविक रूप से वर्ल्ड बैंक का सदस्य बन जाएगा, और यदि कोई राष्ट्र आईएमएफ की सदस्यता त्यागता है तो वह विश्व बैंक की सदस्यता स्वतः ही त्याग देगा या उसकी सदस्यता स्वतः ही चली जाएगी। लेकिन प्रावधान यह भी है कि यदि कोई सदस्य राष्ट्र सिर्फ विश्व बैंक की सदस्यता चाहता है तो उस समय आईएमएफ के 75% सदस्यों की सहमत से आईएमएफ का सदस्य न होते हुए भी विश्व बैंक का सदस्य बना रह सकता है। भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है, यानी कि जब इसकी स्थापना हुई 1945 में, तभी से भारत इसका सदस्य रहा है। देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी प्रमुख संस्थाएं हैं जिनको मिला के विश्व बैंक कहा जाता है। तो इसमें 5 प्रमुख संस्थाएं हैं, उनका नाम मैं आपको बता देता हूं। स्क्रीन पे देख लीजिएगा, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पूछा जाता है, उसको मैं भी चर्चा भी कर दूंगा और आपके स्क्रीन में भी वो चीजें दिख रही होंगी। अब मैं बता देता हूं कि विश्व बैंक किन प्रमुख 5 संस्थाओं से मिलकर बना है। उनके बारे में हर एग्जाम में पूछता है, तो ये आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा और बाकी मैं बता देता हूं। पहला संस्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, IBRD। फुल फॉर्म है इसका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, हिंदी में अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। इसकी स्थापना 1944 में हुई, 1944 में। अब वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या है 189 या 189। दूसरी प्रमुख संस्था है IDA। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई 1960 में और वर्तमान में इसकी जो सदस्य संख्या है वो है 173। इसको हिंदी में कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन। फिर तीसरा प्रमुख संस्थान है IFSC। वो है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम। इसकी स्थापना हुई 1956 में और इसके वर्तमान में सदस्य हैं 184। चौथा प्रमुख संगठन है मीगा, मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, बहुराष्ट्रीय निवेश गारंटी एजेंसी। इसकी स्थापना हुई 12 अप्रैल 1988 को और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या है 179। पांचवा प्रमुख संगठन है अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र,
इंग्लिश में ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। भारत इसका सदस्य नहीं। ध्यान रखिएगा, ICSID जो संस्थान है, भारत इसका सदस्य नहीं है। वर्तमान में जो हम विश्व बैंक की बात करते हैं, तो जो पहले दो संगठन हैं, चाहे वो IBRD और IDA, इन्हीं दोनों को मिला के विश्व बैंक के बारे में चर्चा की जाती है। इन्हीं दोनों को विश्व बैंक के रूप में मान्यता दी जाती है। अब हम देखते हैं कि विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। इसका उद्देश्य है कि सदस्य देशों को पुनर्निर्माण और विकास कार्यों के लिए ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना या दीर्घकालीन पूंजी प्रदान करना। ठीक है। दूसरा उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देना। अब हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य जो आपको मैं बताया, उसको थोड़ा बैकग्राउंड में लेके चले तो इसके उद्देश्य आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। देखिए, इसकी स्थापना हुई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक क्षति हुई थी, कई ऐसे छोटे देश थे जो बिल्कुल तबाही के कगार पे थे, अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई थी, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी चारों तरफ फैली हुई थी। ऐसी स्थिति में विश्व युद्ध के बाद जो अर्थव्यवस्था जर्जर हुई थी, उसके पुनर्निर्माण के लिए IBRD की तत्काल स्थापना की गई। बाद में अलग अलग संस्थानों की स्थापना की गई। कब की गई, कैसे की गई, मैं इसके जस्ट पहले मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो इसी के अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए फिर इसकी स्थापना की गई। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। पहला प्रमुख कार्य है इसका विकासशील सदस्य देशों को विकास कार्यों हेतु ऋण प्रदान करना या पूंजी प्रदान करना। दूसरा है सदस्य देशों को तकनीकी सलाह एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। तीसरा प्रमुख कार्य है ऋण सेवा, ब्याज दर, शर्तें एवं नियमों का निर्धारण करना। ध्यान रखिएगा कि जो ब्याज देता है वर्ल्ड बैंक, उसकी दर क्या होगी, उसका ऋण का रेट क्या होगा, उसकी शर्तें क्या होंगी, नियम क्या होगा, ये कौन बनाता है? विश्व बैंक ही बनाता है। चौथा प्रमुख कार्य है कि किसी खास परियोजना को ऋण प्रदान करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जैसे भारत में एग्जाम्पल ले लीजिए। भारत में किसी खास रोड को बनाने के लिए, किसी परियोजना का निर्माण करने के लिए, किसी पर्टिकुलर पोर्ट के निर्माण के लिए, किसी पर्टिकुलर एयरपोर्ट के निर्माण के लिए, या किसी पर्टिकुलर महामारी हो या बीमारी हो या टीके का विकास करना हो, उन सब में क्या करता है? विश्व बैंक मदद हमारी करता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं भारत और विश्व बैंक के बीच संबंध क्या है। भारत, 2-3 पॉइंट देखते हैं। भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा, यानी कि 1945 में जब इसकी स्थापना हुई तभी से भारत इसका सदस्य रहा है। भारत के ढांचागत एवं आर्थिक विकास हेतु यह दीर्घकालिक पूंजी निवेश किया है। भारत में काफी निवेश किया है, काफी ऋण दिया है भारत को। एग्जाम्पल यदि आप लेना चाहें तो ले लें। परिवहन के क्षेत्र में संचार, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, विद्युत, सड़क निर्माण, गरीबी के दुष्चक्र को दूर करने के लिए ग्रामीण विकास, जनसंख्या नियंत्रण, या यूं कहें कि भारत के समावेशी विकास को पाने में विश्व बैंक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्व बैंक ने भारत को चहुमुखी विकास को बढ़ावा दिया है। लेकिन विश्व बैंक चूंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, सिंपल सी बात है, जब ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है तो जो विश्व के बड़े पूंजीवादी देश हैं या विकसित देश है, उनका इस पर आधिपत्य होगा। क्योंकि वर्तमान में अभी जो इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, वो कहाँ के हैं? USA के हैं। तो इस पे कई आरोप भी लगे हैं, वही इसकी कमियां बताई जाती हैं। पहला आरोप है कि ये पूंजीवादी उद्देश्यों को पूरा करता है, यानी इसकी कमी क्या है? पहली कमी, पूंजीवादी उद्देश्यों को पूरा करता है। दूसरी कमी है ऋण की शर्तों के रूप में आर्थिक सुधार पर बल देता है। सिंपल सी बात है, यदि कोई किसी को ऋण देगा तो कहेगा भैया आप ऐसी स्थिति में आओ कि हमारी ऋण वापस कर दो। ठीक है, इसके लिए वो बल देता है, कुछ शर्तें आरोपित करता है। तीसरी कमी है, आरोप है कि
अमीर देशों के पक्ष में निर्णय लेता है। सिंपल सी बात है, यदि कोई अमेरिकी व्यक्ति इसका अध्यक्ष होगा या जापानीज होगा या कोई भी होगा, यूरोप का होगा, तो वो अपने देश के पक्ष में निर्णय लेगा। ये इसके प्रति आरोप है। लेकिन जबकि इसको नहीं करना चाहिए। उभरती अर्थव्यवस्थाओं को, अगला है, उभरती अर्थव्यवस्थाओं को विश्व बैंक में उचित स्थान नहीं मिल पाया, ना ही उचित भूमिका। जैसे भारत और चाइना वर्तमान में उभरते देश हैं, विकसित नहीं है लेकिन विकासशील है। तो इनको पर्याप्त ना तो वोटिंग का अधिकार है और ना ही इनको विश्व बैंक में कभी भी अध्यक्ष पद मिल पाया। अगली और लास्ट है, बदलती विश्व व्यवस्था के अनुरूप इसकी संरचना में परिवर्तन नहीं हो पाया। वही, क्योंकि वर्तमान में भारत और चाइना मिला के विश्व की एक बड़ी जनसंख्या बना रहे हैं। लगभग 35 से 40% जनसंख्या भारत और चाइना में ही है। लेकिन इनको वहां पे कोई अपनी भूमिका निभाने को नहीं मौका मिला। ऐसे में कहा जाता है कि चूंकि विश्व बदल रहा है, परिस्थितियां बदली, समय काल बदला, लेकिन विश्व बैंक की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया। दोस्तों, आवश्यकता है सुधार की, क्योंकि नित नई समस्याएं, परिस्थितियां जन्म ले रही हैं, जिससे हमें निपटना होगा। और उससे निपटने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की संरचनाओं में समय सापेक्ष, काल सापेक्ष, बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करना होगा, जिससे हम आने वाली समस्याओं से बेहतर ढंग से निपट सकें।